सभी, मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। देखो, ये जो एक्ट है वो महिलाओं का अशिष्ट रूपण या अभद्र रूपण को रोकने के लिए बनाया गया है। देखो, ये जो वर्ड है ना, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब कि अगर आप महिलाओं का अशिष्ट रूपण करते हो तो वो करने के लिए आपको प्रोहिबिट किया गया है। एक्ट कब का है? 1986 का, कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है 1986 का। देखो, इसमें कोई चैप्टर्स नहीं है, ओनली 10 इसमें सेक्शंस हम पढ़ते हैं। सेक्शन 1 से लेके 10 मैं आपको कंप्लीट सेक्शंस बताने वाली हूँ। ये भी बताऊंगी कि कौन सा सेक्शन प्री के लिए, कौन सा सेक्शन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का इसमें वेटेज रहता है, छोटा सा एक्ट है, अच्छा है, समझ भी आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। देखो, इसमें सबसे पहले बात आती है कि इसका सेक्शन 1 क्या है। सेक्शन 1 है जो सभी एक्ट का होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है? स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। शॉर्ट में लिखती हूँ, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। आपको कंप्लीट अपने नोट्स में, अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम का नाम लिखिए, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में लिखिए। देन इसके एक्सटेंट की बात करें, इसका एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया पर। ये संपूर्ण भारत पर कब से हुआ? हमें डेट याद करनी है, 31 अक्टूबर 2019 से हुआ, क्योंकि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर अप्लाई नहीं होता था, अब ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी अप्लाई होता है। अब बात करते हैं इसकी कमेंसमेंट की डेट। इसकी कमेंसमेंट है 2 अक्टूबर 1987। देखो, जब भी कोई एक्ट स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको बोलती हूँ कि उसके सिग्नेचर की डेट भी याद रखो, उसके कमेंसमेंट की डेट भी याद रखो। सिग्नेचर की डेट जिस पे प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है, टर्न उसकी सिग्नेचर होती है, और कमेंसमेंट डेट जब से ये हम सभी के ऊपर चलन में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी कमेंसमेंट डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1987। इसकी सिग्नेचर की डेट नोट कीजिए, इसके सिग्नेचर की डेट है 23 दिसंबर 1986। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है उस पर सिग्नेचर कब हुए? 23 दिसंबर 1986 को, और ये कब से चलन में आ गया? 2 अक्टूबर 1987 को। ये तो था इसका सेक्शन 1, जो सभी एक्ट्स का हम पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन क्लोज। देखो, डेफिनेशन क्लोज में एक डेफिनेशन जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी? द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, स्त्री का अशिष्ट रूपण। स्त्री का अशिष्ट रूपण। देखो, ये स्त्री का अशिष्ट रूपण क्या है? इसको अभद्र प्रतिनिधित्व भी कहा जा सकता है, अशिष्ट रूपण भी कहा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 के सी क्लोज में। सेक्शन 2 के सी क्लोज में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। उससे पहले 2 डेफिनेशन और दे रखी है, एक एडवर्टीजमेंट की और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की। दोनों प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इसने एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब इन्होंने बताया, पढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट में कोई नोटिस, कोई परिपत्र, लेबल, रेपर या कोई दस्तावेज या इस प्रकार की कोई ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूप में, ये सब क्या आते हैं? एडवर्टीजमेंट में इंक्लूड है। ये बातें आपको याद रखनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसमें से अपनों को 3-4 ऑप्शन उठा के दे देते हैं, पूछते हैं कि इनमें से कौन कौन सा है, या ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ द अबव है, ऐसे करके इसका प्री का क्वेश्चन आता है। सेकेंड डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन की। वितरण में क्या इंक्लूड है? वितरण में कोई भी किया गया नमूने के तौर पर, चाहे मुक्त हो वह वितरण अभिप्रेत। याद रखो तो ठीक है, नहीं याद रखो तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन सिर्फ टाइटल पॉइंट से याद रखो। देन आती है 2C, महिलाओं का अशिष्ट रूपण, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। देखो, ये क्या है? पढ़ रही हूं मैं डेफिनेशन। महिलाओं का अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है किसी स्त्री की, उसके रूप, शरीर या उसके भाग की। स्त्री के अशिष्ट रूपण में क्या कर रहे हो? किसी फीमेल के या तो रूप का, या उसके शरीर का, या उसके किसी भाग का, शरीर के किसी भाग का आप क्या कर रहे हो? इस प्रकार से वर्णन कर रहे हो जो उसके अशिष्ट होने का,
अलंकृत करने का या महिलाओं के चरित्र अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण या नैतिकता को क्षति पहुंचती है। कि अब आप क्या कर रहे हो, किसी फीमेल की रूप, बॉडी या उसके किसी पार्ट का इस प्रकार से वर्णन कर रहे हो कि वो अशिष्ट हो, कि वो अशिष्ट हो या अभद्र हो, जो स्त्री के लिए अपमानजनक फील होता है, इस प्रकार का आप वर्णन कर रहे हो जो सार्वजनिक नैतिकता पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, महिलाओं का अशिष्ट रूपण कर रहे हो। वापिस से कि आप क्या कर रहे हो, किसी फीमेल की बॉडी से, उसके रूप से रिलेटेड उसका इस प्रकार से वर्णन कर रहे हो कि वो उसके लिए अपमानजनक फीलिंग है और जो सार्वजनिक नैतिकता को भी प्रभाव डाल रही है। तब आप क्या कर रहे हो, महिलाओं का अशिष्ट रूपण कर रहे हो। ठीक है। देन आता है 2D लेबल। लेबल की डेफिनेशन याद रखनी है। लेबल से क्या होता है, पैकेज पर चिपकाई गई, दिखाई गई कोई लिखित, चिन्हित, कोई सील अभिप्रेत है। पैकेज में कोई बॉक्स, टीन या अदर कंटेनर की बात करें। और प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि जो इस रूल्स में बताए गए हैं, जो इस एक्ट में जो रूल्स बताए गए हैं वो क्या है, प्रेस्क्राइब्ड बताए गए। तो सेक्शन 2 में ये 2C की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। देन बात करते हैं सेक्शन 3 and 4, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 3 and 4, देखो 3 में आपको क्या कह रहा है कि आप किसी फीमेल का अशिष्ट रूपण करने का किसी भी प्रकार से एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे। एडवर्टीजमेंट को इन्होंने प्रोहिबिट बताया है, विज्ञापन को क्या बताया है, प्रतिषेध बताया है कि आप किसी स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाला कोई विज्ञापन नहीं करोगे। उसको इन्होंने क्या बताया है, प्रोहिबिट बताया है। पढ़ते हैं सेक्शन 3। कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा। आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट जो है उसको आप क्या करोगे, पब्लिश नहीं करोगे। उसको आप पब्लिश नहीं करोगे, ना ही पब्लिश करने की कोई व्यवस्था बिठाओगे और न ही उसमें कोई भाग लोगे जिसमें किसी महिलाओं का अशिष्ट रूपण अभिप्रेत है। आप कोई ऐसा अशिष्ट रूपण नहीं करोगे, उसका पब्लिकेशन नहीं करोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बिठाओगे, उसमें कोई भाग नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि स्त्री का अशिष्ट रूपण का विज्ञापन करने के लिए आपका प्रतिषेध किया जाता है। अब अगर आपको प्रोहिबिट किया है फिर भी आप वो काम करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अभी हम सेक्शन 6 पढ़ेंगे तो उसमें आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी ये हम आगे पढ़ेंगे। ये है सेक्शन 3। सेक्शन 3 को आपको कैसे याद रखना है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाला एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट किया हुआ है। देन बात करते हैं सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन इससे बनता है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तक, पुस्तिकाओं के प्रकाशन या डाक में भेजने का प्रतिषेध। अब आप क्या कर रहे हो, महिलाओं के अशिष्ट रूपण का, महिलाओं का अशिष्ट रूपण जो आप कर रहे हो उसके बारे में दो चीजें इन्होंने प्रोहिबिट कर रखी है कि आप उनका प्रकाशन नहीं करोगे, आप उनका पब्लिकेशंस नहीं करोगे, आप उनको डाक से नहीं भेजोगे, डाक से नहीं भेजोगे। इन दोनों चीजों को क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 में एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट कर रखा है, सेक्शन 4 में आपको पब्लिकेशन को और डाक से भेजने को क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। तो पढ़ते हैं हम सेक्शन 4 कि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पुस्तिका, पेपर स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटो चित्र का रूपण किसी महिलाओं के किसी रूप में असिस्ट किया गया है उसको उत्पादित नहीं करोगे, उसका प्रोड्यूस नहीं करोगे और उसको सेल नहीं करोगे, उसको रेंट पर नहीं दोगे और उसको डाक से नहीं भेजोगे। क्या कहा कि आप ऐसी कोई बुक, कोई पैम्पलेट्स, कोई फिल्म्स, कोई फोटोग्राफ, कोई रंग चित्र, रेखा चित्र, आप उनका ना तो प्रोड्यूस करोगे, ना उनको सेल करोगे, ना उनको रेंट पर दोगे और ना ही उनको डाक से किसी इधर उधर जगह पर भेजोगे। अगर आप भेजते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6 में। पढ़ेंगे हम आगे सेक्शन कि 3 और पनिशमेंट की, सेक्शन 3 और 4 की पनिशमेंट सेक्शन 6 में क्या दी गई है। तो आपको डिनाई कर दिया, आपको प्रोहिबिट कर दिया कि आप ना तो पब्लिकेशन करोगे, ना डाक से भेजोगे, ना सेल करोगे, ना प्रोड्यूस करोगे, ना ही रेंट पर दोगे। कौन सी, कोई भी बुक, कोई भी स्लाइड, कोई भी फिल्म जिनके बारे में कोई महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया जा रहा है, उनकी बॉडी को यूज करके, उनकी आकृति को यूज करके। लेकिन एक परंतुक में इसमें बात बताई है, परंतुक इंपॉर्टेंट है कि क्या कह रहा है, अपवाद की स्थिति बता रहा है कि आप
ऐसा पब्लिकेशन कर सकते हो, ऐसी बातें सेल कर सकते हो, ऐसी बातों को रेंट पर दे सकते हो। कब कब? जब परंतुक में बात कर रखी है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि प्रोवाइडेड हमारा ये कहना चाहता है कि अगर साइंस के पर्पस से, विज्ञान के पर्पस से अगर इन चीजों का आप यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। आप किसी आर्ट में यूज कर रहे हो, आप किसी जनरल कंसर्न में यूज कर रहे हो, किसी पब्लिक गुड के लिए आप यूज कर रहे हो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये हमें प्रोवाइडेड में बताया गया है। प्रोवाइडेड में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, ए, बी एंड सी। तीनों पॉइंट्स अलग बताते हैं। पहले में बताता है अगर आप साइंस, आर्ट और इनमें यूज कर रहे हो, एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हो तो मना नहीं होगा आपको। अगर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए कोई बातें यूज की जा रही है तो कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा। और अगर कोई फिल्म यूज की जा रही है जिस पर कोई सिनेमेटोग्राफ एक्ट लगा हुआ है, चलचित्र अधिनियम लगा हुआ है, सेंसरशिप लगी हुई है, तो फिर वो क्या होगी? पनिशेबल नहीं होगी। पढ़ते हैं हम प्रोवाइडेड। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी बुक, टेम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पर लागू नहीं होगा जिसका पब्लिकेशन पब्लिक गुड के लिए किया गया है, जिसमें साइंस का इंटरेस्ट है, लिटरेचर है, आर्ट है, लर्निंग है, अदर ऑब्जेक्ट और जनरल कंसर्न में दिया गया है कि वो लोकहित में न्यायोचित होना चाहिए, या कोई विज्ञान, साहित्य, कला, सामान्य सरोकार, विद्या या अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है तो वो लाइबल नहीं होगा। या बी, सेकंड पॉइंट कहता है कि जो अगर धार्मिक पर्पस के लिए किया जा रहा है, रिलीजियस रिलीजन पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यूज नहीं होगा, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या कोई आप ऐसा कोई एंशियंट मोमेंट है, प्राचीन संस्मारक है, पुरातत्व चीजें रखी गई है, प्राचीन संस्मारक है, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। मंदिर में कोई मूर्तियां रखी गई है जो रिलीजियस पर्पस के लिए रखी गई है, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और कोई फिल्म, चलचित्र जिस पर चलचित्र अधिनियम लागू हो जाता है वो वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर इनको पनिशमेंट्स नहीं दी जाएगी। तो क्या याद रखना है? महिलाओं का असिस्ट ओपन, एडवर्टीजमेंट भी प्रोहिबिट है, पब्लिकेशन भी प्रोहिबिट है, डाक से भेजना भी प्रोहिबिट है। बट अगर साइंस में यूज कर रहे हो, अगर आप मंदिर में ये चीजें यूज हो रही है, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, फिल्म यूज हो रही है जिस पर चलचित्र अधिनियम ऑलरेडी लागू हो चुका है, तो फिर ये एक्ट पनिशेबल नहीं होगा। ये बताता है हमें सेक्शन 4। तो सेक्शन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। इसकी पनिशमेंट हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 में। इससे पहले हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 5। देखो सेक्शन 5 कहता है कि जब किसी पर्सन को पता चलता है कि इस जगह पर कोई पर्सन है जो महिलाओं का असिस्ट ओपन की कोई बुक बेच रहा है, या कोई पुस्तक बेच रहा है, कोई फिल्म्स बेच रहा है, कोई पेपर स्लाइड्स बेच रहा है, फोटोग्राफ्स बेच रहा है, तो अगर उस पर्सन को, पर्सन कौन सा? सेक्शन 5 बोलता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने प्राधिकृत किया है। कौन इस ऐसे पर्सन को कौन अपॉइंट कर रहा है? राज्य सरकार अपॉइंट कर रही है। वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उस जगह पर जाकर एंट्री ले सकता है जहां पर उसको पता चलता है कि इस जगह पर ऐसी कोई पेपर, बुक, स्लाइड अवेलेबल है, तो वहां पर वो जाके एंट्री ले सकता है। दूसरी बात कि जहां पर उसको पता चलता है कि विश्वास करने का कारण है कि ऐसी बुक, पेपर, स्लाइड है, तो वहां पर वो चीज क्या कर सकता है? सीज कर सकता है, अभिग्रहित कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि यहाँ पर ऐसी बुक, पेपर, स्लाइड अवेलेबल है तो उनका क्या कर सकता है? परीक्षण भी कर सकता है, एग्जामिनेशंस भी कर सकता है। एग्जामिनेशन करके और उसको वो क्या कर देगा? सीज कर देगा। ठीक है, तो सेक्शन 5 में क्लोज 1 में 3 बातें हमें बता रखी है। पढ़ रही हूं मैं क्लोज 1 कि इस नियमों के अधीन रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? ए पॉइंट कि जहां उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है किसी जगह पर, तो वहां उस घर में वो एंट्री ले सकता है। बी पॉइंट कहते हैं कि जहां उसको ऐसी कोई पुस्तक, पुस्तिका, स्लाइड, लेखन, फोटोग्राफ, राइटिंग सब चीजें मिलती है और उसको लगता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस हो रहा है, तो वो उन चीजों को क्या कर सकता है? सीज कर सकता है, अभिग्रहित कर सकता है। और थर्ड क्लोज कहते हैं कि वहां पर ऐसे कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर उसको मिलते हैं तो वहां उसका वो इंस्पेक्शन कर सकता है, परीक्षण कर सकता है। और बट इसमें एक और बात, ये तो हमें बताया सेक्शन 5 में 3 पॉइंट्स हमें बताई कि ये जो पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है वो एंट्री ले सकता है उस एरिया पे, वहां पर चीजें सीज कर सकता है और उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। लेकिन परंतु में एक बात कही है कि ये जो पर्सन जो एंट्री ले रहा है, सीज कर रहा है, एग्जामिनेशंस कर रहा है, ये किसी प्राइवेट हाउस में
किसी प्राइवेट हाउस में विदाउट वारंट एंट्री नहीं ले सकता। कि ऐसा कोई घर जहां पर आप और मैं निवास करते हैं, रिजाइड करते हैं, ड्वेलिंग हाउस है अपना, वहां पर ऐसा पर्सन डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकता, उसको वहां पर वारंट की नीड पड़ेगी। वो पहले वारंट लेकर आएगा तभी हमारे घर में एंट्री ले सकता है। अगर उसके पास वारंट नहीं है तो फिर वो हमारे प्राइवेट हाउस में एंट्री नहीं ले सकता। इंपॉर्टेंट है, प्री का क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्राइवेट हाउस में ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, क्या वो प्राइवेट हाउसेज में एंट्री ले सकता है? नहीं ले सकता। कब ले सकता है? जब उसके पास वारंट अवेलेबल है, तब वो हमारे घर पे एंट्री ले सकता है। देन आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है कि जब ये पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया उसने एंट्री ली, सीज की चीजें, तलाशी ले रहा है, तो फिर तलाशी में प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा? ये बोलते हैं सीआरपीसी सेक्शन 94 का प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। सीआरपीसी सेक्शन 94 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब अगर पुरानी सीआरपीसी की बात करूं तो पुरानी सीआरपीसी में तलाशी से रिलेटेड प्रोसीजर 94 में दिया है। अगर मैं बीएनएसएस की बात करूं, नई सीआरपीसी की बात करूं, तो नई सीआरपीसी के सेक्शन 97 में तलाशी के बारे में प्रोसीजर दिया हुआ है। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है? तलाशी के बारे में प्रोसीजर, सीआरपीसी का सेक्शन 94, नई सीआरपीसी का सेक्शन 97 फॉलो करेंगे। देन आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सबसेक्शन 1 में जब पर्सन ने जो बातें सीज की, जो चीजें सीज की, उसको किसके पास लेके जाएगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा? वो पर्सन जैसे ही वो चीजें सीज करेगा वैसे ही किसके पास लेके जाएगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 5। ठीक है, सेक्शन 1 हमने पढ़ा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 हमने पढ़ा डेफिनेशन, जिसमें 2C डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। देन हमने सेक्शन 3 पढ़ा कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, महिलाओं के असिस्ट रूपन रिलेटेड उसको प्रोहिबिट कर रखा है। सेक्शन 4 हमने पढ़ा कि आप क्या करोगे, उसका प्रकाशन नहीं करोगे, डाक से नहीं भेजोगे। सेक्शन 5 हमने पढ़ा तलाशी और प्रवेश से संबंधित बातें। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 6 में सेक्शन 3 और 4 की पनिशमेंट्स बता रखी है। सेक्शन 6 में सेक्शन 3 और 4 की पनिशमेंट बता रखी है कि अगर आप क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, पब्लिकेशंस कर रहे हो या डाक से भेज रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यहां पर पनिशमेंट 2 बताई गई है। 2 कैसे? कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है, अगर आपने अपराध किया है, पहली बार किया है और आप पकड़े जाते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 2 ईयर की पनिशमेंट, 2 ईयर तक की पनिशमेंट। एंड फाइन आपको मिलेगा, एंड फाइन जो होगा 2000 रुपीज तक होगा। 2000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा और 2 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। जितना भी मजिस्ट्रेट चाहे 2 साल से पहले मैक्सिमम आपको 2 ईयर की मिलेगी। ये तो कहा कि अगर आप प्रथम बार दोष सिद्ध होते हो तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। अगर बात करूं मैं, अगर आप क्या कर रहे हो, ये अपराध करने के आदी हो चुके हो, बार बार अपराध कर रहे हो, सेकेंड टाइम ऑफेंस किया या बार बार ऑफेंस कर रहे हो, तो द्वितीय दोष सिद्धि पर आपको 2 पनिशमेंट्स मिलेगी। एक तो मिनिमम आपको 6th मंथ की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सेकेंड टाइम अगर आपने इस एक्ट के अंदर ऑफेंस किया है तो मिनिमम 6 मंथ पनिशमेंट मिलेगी। मैक्सिमम जो हो सकती है 5 ईयर तक हो सकती है। क्या बात याद रखनी है? अगर पहली बार अपराध किया तो 2 साल की पनिशमेंट एंड फाइन। अगर सेकेंड टाइम ऑफेंस किया तो आपको मिनिमम 6 मंथ मिलेगी ही मिलेगी। मैक्सिमम जो आपको 5 ईयर तक की मिल सकती है। एंड आपको फाइन भी मिलेगा, फाइन नोट करेंगे। मिनिमम फाइन आपको 10,000 देना ही पड़ेगा। मिनिमम फाइन 10,000 देना ही देना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक हो सकता है। जो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक हो सकता है। तो सेक्शन 6 हमने पढ़ा पेनल्टीज के बारे में। फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया तो 2 ईयर एंड फाइन 2,000 रुपए तक। सेकेंड टाइम ऑफेंस किया तो मिनिमम 6 मंथ मिलेगी ही मिलेगी, जो कि 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और फाइन आपको 10,000 देना ही देना पड़ेगा, जो कि बढ़ाकर 1 लाख तक भी किया जा सकता है। ये हमने पढ़ा सेक्शन 6, जो किसकी पनिशमेंट बता रहा है? 3 और 4 की बता रहा है।
देन बात करते हैं सेक्शन 7 की। देखो सेक्शन 7 कहता है कि इस एक्ट के बारे में अगर कोई ऑफेंस कंपनी करती है, अगर कोई ऑफेंस कंपनी करती है तो कौन लाइबल होगा? कंपनी का जो बाहर साधक व्यक्ति है वो लाइबल होगा। लेकिन अगर वो पर्सन प्रूव कर देता है कि उसके नॉलेज में नहीं था कि कंपनी के अंदर ऐसी कोई बात चल रही है, तो वहां पर वो पर्सन लाइबल नहीं होगा। ये बताता है हमें सेक्शन 7। देन बात करते हैं सेक्शन 8 की। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये कहता है कि जो इस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हो रहे हैं उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसकी प्रकृति ये बता रहे हैं, एक तो है कॉग्निजेबल जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञेय, और एक है बेलेबल जिसको हिंदी में बोलते हैं जमानतीय। कि इस रिप्रेजेंटेशन वुमेन एक्ट में इस ऑफेंसेस की नेचर क्या है, ये है कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस की नेचर है इसमें। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिसमें पुलिस क्या कर सकती है, जो पर्सन है वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, उनको वारंट की नीड नहीं है। अगर उनको पता चल रहा है कि आप महिलाओं का असिस्ट ओपन कर रहे हो, बुक सेल कर रहे हो, फिल्म्स ये सब बेच रहे हो, भेज रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। देन क्या इसकी नेचर क्या है? बेलेबल, इसमें आपको बेल भी मिल सकती है। तो इसकी नेचर क्या याद रखनी है? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, इसकी याद रखनी है। देन बात करते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि अगर गुड फेथ में आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, गुड फेथ में सद्भाव पूर्वक अगर उसने किसी पर्सन को अरेस्ट किया जिसमें उसको डाउट था कि ये पर्सन ऐसा काम कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पर्सन ऐसा काम नहीं कर रहा था, अगर गुड फेथ में आपने कोई काम किया है तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। ये हमें बताता है सेक्शन 9। सेक्शन 10 बताता है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स बनाएगा कौन? तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, केंद्र सरकार जो है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है। तो ये सेक्शन 1 से लेके 10 तक जो मैंने आपको वीडियो बताई है, 20 से 25 मिनट्स तक की मैक्सिमम ये वीडियो बन चुकी होगी। तो ये इस 20 मिनट के अंदर इस एक्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हमें पढ़ने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन जब हम सेकंड टाइम इसको रिवाइज करते हैं तो 10 से 15 मिनट्स के अंदर ये हमारा एक्ट रिवाइज हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।